नमस्कार। डीडी न्यूज़ के इस सांकेतिक समाचार के विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस विशेष बुलेटिन का हेडलाइंस से। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्षों तक के लिए बढ़ाने पर लगाई मुहर। देश के 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मिल रहा है इसका लाभ। केंद्र सरकार अगले 2 सालों में महिला स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध कराएगी 15,000 ड्रोन। कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी हरी झंडी। कैबिनेट ने पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना को भी दी मंजूरी। 28 लाख से अधिक आदिवासियों को मिलेगा लाभ। पूर्वोत्तर में स्थायी शांति स्थापित करने की मोदी सरकार के अथक प्रयासों में जुड़ा एक नया अध्याय। मणिपुर के यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने शांति समझौते पर किए हस्ताक्षर। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने कोलकाता में ममता बनर्जी सरकार पर साधा निशाना। कहा, ममता ने बंगाल को किया बर्बाद। राज्य की जनता टीएमसी को उखाड़ फेंकने के लिए है तैयार। तेलंगाना में कल होने वाले विधानसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी। कुल 119 सीटों के लिए सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है कड़ा मुकाबला। एम्स ऋषिकेश ने जारी किया सिलक्यारा टनल से बाहर निकाले गए 41 मजदूरों का हेल्थ बुलेटिन। सभी श्रमिकों को बताया शारीरिक रूप से स्वस्थ। सीएम धामी ने श्रमिकों को प्रदान की 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। उनके परिजनों से भी की मुलाकात। भारतीय शेयर बाजार ने हासिल किया बड़ा मकाम। पहली बार बीएसई लिस्टेड शेयरों का मार्केट कैप ऐतिहासिक $4 ट्रिलियन के पार पहुंचा। अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद भारत बना दुनिया में 5वां सबसे मूल्यवान मार्केट। ये थी इस समय तक की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात कैबिनेट के बड़े फैसलों की। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत का ऐलान किया है। सरकार ने मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में यह विस्तार 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्ष के लिए होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसको मंजूरी दे दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इसका लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को मिलेगा। कोविड-19 पैंडेमिक के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी। अब कल निर्णय किया गया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। जहां एक और प्रति व्यक्ति 5 किलो है गरीब परिवारों के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, वहीं पर अंत्योदय के परिवारों के लिए प्रति परिवार 35 किलो प्रति माह। और ये लगभग इससे 81 करोड़ लाभार्थी होंगे। कुल मिलाकर अगले 5 वर्षों में 11,80,000 करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार करेगी। हमारे सभी श्रमिकों को जो देश के अलग अलग कोनों में जाते हैं उनको वन नेशन वन राशन कार्ड, इसका भी लाभ मिलेगा। और फेयर प्राइस शॉप पे कहीं पे भी वो अपना
मुफ्त का राशन ले सकते हैं। साथ ही गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाने पर भी मुहर लगा दी। इससे महिलाओं को बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी। गरीब परिवार की महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में, इनको संगठित किया जाता है। देश भर में लगभग 89,000 विलेज ऑर्गेनाइजेशन हैं और 31,000 के लगभग क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हैं। इसमें से 15,000 स्वयं सहायता समूह का चयन किया जाएगा जो ड्रोन जिनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। मार्च 2024 तक 500 ड्रोन जो हैं वो ये जो अग्रणी उर्वरक कंपनी हमारी है वो अपने संसाधनों से उनको उपलब्ध कराएगी और अगले 2 वर्षों में 14,500 ड्रोन केंद्रीय सहायता से उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना पर मार्च 2026 तक 1,261 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामले में जल्दी न्याय से जुड़ा हुआ एक और अहम फैसला भी किया गया। मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की योजना में विस्तार को मंजूरी दे दी है। तो मंत्रिमंडल ने आज रेप और पॉस्को एक्ट से संबंधित केसों की त्वरित सुनवाई के लिए चलाई जा रही फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की योजना को 2023-24 से 2025-26 तक यानी 3 वर्ष तक जारी रखने की स्वीकृति दी है। वर्तमान में 28 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 773 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स कार्यरत हैं, जिनमें से 415 एक्सक्लूसिवली पॉक्सो मामलों के लिए है। इस योजना का मूल्यांकन निर्भया फंड की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा कराया गया है और थर्ड पार्टी मूल्यांकन भी इसका किया गया है। इसमें कुल खर्च अगले 3 वर्ष बढ़ाने के लिए 1,952.23 करोड़ रुपया आएगा। और जनजातीय कल्याण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। मंत्रिमंडल ने पीएम जन मन योजना को मंजूरी दे दी। लगभग 75 ट्राइबल समुदाय हैं जो देश के विभिन्न रिमोट या दुर्गम क्षेत्रों में स्कैटर्ड हैबिटेशन में निवास कर रहे हैं और इनको पीवीटीजीज के रूप में पहचान दी गई है। ये एक आउटकम ओरिएंटेड अभियान है और डेफिनेट आउटकम्स के आधार पर इसकी मॉनिटरिंग कराई जाएगी, जिनमें कुछ मुख्य आउटकम्स सुनिश्चित किए जाएंगे। एक, सैचुरेशन बेसिस पे, जैसे मैंने कहा, पक्के मकान उनको मिले, ऑल वेदर रोड हो, स्वच्छ पानी की उपलब्ध हो, बिजली और टेलीकॉम की सुविधाएं हों, मल्टीपर्पज़ स्किल केंद्र हो, आंगनबाड़ी केंद्र, ये सब उसमें उपलब्ध कराए जाएंगे। पीएम जनमन योजना पर 24,100 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने घाटी स्थित मणिपुर के सबसे पुराने हथियारबंद समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ शांति समझौते पर आज नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। यह समझौता पूरे पूर्वोत्तर, विशेषकर मणिपुर में शांति के एक नए युग की शुरुआत को बढ़ावा देने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने उग्रवाद समाप्त करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए 2014 से पूर्वोत्तर के कई सशस्त्र समूहों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। पहली बार घाटी स्थित मणिपुरी हथियारबंद समूह हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटने और भारत के संविधान और देश के कानून का सम्मान करने पर सहमत हुआ है। यह समझौता न केवल यूएनएलएफ
और सुरक्षा बलों के बीच विरोध को समाप्त करेगा, जिसने पिछले आधी शताब्दी से अधिक समय से दोनों पक्षों की ओर से बहुमूल्य जिंदगियां ली हैं, बल्कि समुदाय की दीर्घकालिक चिंताओं को दूर करने का अवसर भी प्रदान करेगा। मुख्यधारा में यूएनएलएफ की वापसी से घाटी स्थित अन्य सशस्त्र समूह भी आने वाले समय में शांति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूएनएलएफ के मुख्यधारा में लौटने का स्वागत किया। अमित शाह ने कहा, यह समझौता पीएम मोदी जी के सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण को साकार करता है। पूर्वोत्तर में युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। आगे की खबरों में केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने आज कोलकाता में प्रतिवाद सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में आज भी घुसपैठ, तुष्टीकरण, राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार हो रहा है। पूछना चाहता हूं आपको, परिवर्तन हुआ है क्या? जरा जोर से बोलो, हुआ है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? तुष्टीकरण रुका है क्या? पॉलिटिकल वायलेंस बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार रुका है क्या? मोदी जी लाखों करोड़ों रुपया बंगाल को भेजते हैं, ये तृणमूल के सिंडिकेट वाले वो रुपया को बंगाल के गरीबों तक पहुंचने नहीं देते। साथ ही अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चुनावी हिंसा होती है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने पूरे देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। लाल भाई और ये तृणमूल कांग्रेस मिलकर बंगाल को बर्बाद कर दी। चुनावी हिंसा पूरे देश में, चुनावी हिंसा अगर सबसे ज्यादा होती है तो बंगाल में होती है। और अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद किया है। राज्य की जनता टीएमसी को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। अगली खबर, अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में पहुंचाए गए श्रमिकों की प्राथमिक जांच के बाद एम्स अस्पताल प्रशासन ने श्रमिकों का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। अस्पताल प्रशासन के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने बताया कि 41 श्रमिकों को एम्स ऋषिकेश लाया गया है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में सभी श्रमिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। एम्स के महत्वपूर्ण 4 विभागों के चिकित्सकों का दल श्रमिकों की जांच कर रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल किसी भी श्रमिक में ट्रॉमा इंजरी नहीं पाई गई है। श्रमिकों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए मनोरोग विभाग के चिकित्सकों का दल भी जांच कर रहा है। उन्होंने बताया कि सभी तरह की जांच के बाद चिकित्सकों का पैनल तय करेगा कि श्रमिकों को कितने दिन यहां पर रोका जा सकता है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ में प्रारंभिक जांच हेतु भर्ती सिलक्यारा टनल से बचाए गए श्रमिकों का हालचाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रत्येक श्रमिक को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान करने के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतिम दौर में पाइप पुशिंग हेतु कोयले की खुदाई करने में पारंपरिक रूप से दक्ष तकनीक से मैनुअल खुदाई करने वाले श्रमिकों को भी 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।
उन्होंने डॉक्टरों से श्रमिकों के स्वास्थ्य लाभ, चिकित्सा उपचार के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को दी जा रही विभिन्न सुविधाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने श्रमिकों के हौसलों की सराहना की। और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि सुरंग में फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्पों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई प्रकार की बाधाएं भी आईं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का पल पल का अपडेट लिया। ऑपरेशन अपने आप के अंदर एक अलग तरह का ऑपरेशन था, क्योंकि मजदूर फंसे हुए थे, उनको निकालना है, वहाँ तक पहुँचना है, उसके लिए अलग अलग तरीके के विकल्प थे। सबसे बड़ी बात इस रेस्क्यू की ये रही कि इसके अंदर प्रधानमंत्री जी का पूरा मार्गदर्शन मिलता रहा, उनकी निरंतर इसके ऊपर नज़र रही। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इसको जितने लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, जितनी संस्थाएं काम कर रही थी, जितने एजेंसीज काम कर रही थी, उन सब का उत्साहवर्धन भी हो रहा था और हमें समन्वय करने के अंदर मदद मिल रही थी। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें, लेकिन फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है एक बार फिर से आपका ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 119 सीटों के लिए मतदान कल सवेरे 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगा। तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने बताया कि राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है। 2.5 लाख से भी अधिक कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर लगाया जाएगा। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए तेलंगाना विशेष पुलिस की 50 कंपनियां और केंद्रीय बलों की 375 कंपनियों को सुरक्षा प्रबंधों के लिए तैनात किया गया है। इस बीच राज्य में 3 कोने के चुनावी संघर्ष की पूरी तैयारी है। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। 2290 उम्मीदवार कुल मिलाकर चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आज महाराष्ट्र के लोनावाला में स्कूली शिक्षा प्रणाली में योग का एकीकरण विचार को व्यक्त करना थीम पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसे कैवल्य धाम द्वारा अपने शताब्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग की बढ़ती लोकप्रियता का विशेष रूप से जिक्र किया। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। सन 2015 से प्रतिवर्ष विश्व के अधिकांश देशों में उत्साह के साथ योग दिवस मनाया जाता है। अपने संकल्पों में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह स्पष्ट किया था कि योग पद्धति स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है और पूरे विश्व समुदाय के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है।
हमारी ये अमूल्य विद्या हमारे बच्चों को और हमारी युवा पीढ़ी को लाभान्वित करे। इसी ध्येय के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित योग विद्या को शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। अगली खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित DRDO क्वालिटी कॉन्क्लेव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अच्छी गुणवत्ता वाले सामान बनाने के लिए बेहतर उपकरण और अच्छे कौशल की जरूरत है। आज की एक और बड़ी खबर, भारतीय शेयर बाजार ने आज बुधवार को एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। पहली बार BSE लिस्टेड शेयरों का मार्केट कैप ऐतिहासिक $4 ट्रिलियन के पार पहुंच गया। वर्तमान में 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक एम कैप वाले एक्सचेंज में अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाजार ही शामिल हैं। इसके साथ ही भारत दुनिया में 5वां सबसे मूल्यवान मार्केट बन गया है। BSE में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का बाजार मूल्य वर्तमान में 333 ट्रिलियन रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है, जो $4 ट्रिलियन में तब्दील होता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार को हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार की ओर से 6 महीनों का सेवा विस्तार दिए जाने के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि नरेश कुमार को सेवा विस्तार दिए जाने का फैसला कानून का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक में स्थायी समिति और वार्ड समिति के गठन की मांग को लेकर जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। भाजपा के पार्षदों ने प्लाकार्ड लेकर स्थायी समिति या वार्ड समिति के गठन की मांग की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने कर्नाटक के बेंगलुरु में पिछले साल हुए प्रेशर कुकर विस्फोट मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। इस्लामिक स्टेट द्वारा प्रायोजित इस IED धमाके के जरिए बेंगलुरु के मंजूनाथ मंदिर में दहशत फैलाने की योजना थी। हालांकि इसे वहां ले जाते वक्त रास्ते में ही विस्फोट हो जाने से पहले ही धमाका हो गया था। इस मामले में 2 आरोपियों मोहम्मद शरीक और सैयद शरीक को बीते जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों पर पिछले साल नवंबर में IPC की धारा 120B और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3, 4 और 5 के तहत केस दर्ज किया गया था। सफलता पाने के लिए हर परिस्थिति में हिम्मत के साथ आगे बढ़ना और सतत प्रयास करते रहना जरूरी होता है। हमारे देश में महिलाएं किसी भी स्थिति में पुरुषों से कमतर नहीं हैं। महिलाओं के ये विश्वास खुद पर रखना होगा। ये कहना है तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन का। राजधानी के किरोड़ीमल कॉलेज में आयोजित भारत साहित्य उत्सव में तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते विषय पर अपनी बात रख रही थीं। इस मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि हमें अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेनी चाहिए, फिर कोई भी महिलाओं को नीचा नहीं दिखा सकता। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने आज फिक्की हायर एजुकेशन समिट को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को शिक्षा क्षेत्र में ग्लोबल पावर हाउस बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक विदेशी छात्र भारत में पढ़ने आएं, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साल 2047 तक भारत में कम से कम 5 लाख विदेशी छात्रों का लक्ष्य रखा गया है।
भारत और अमेरिका अगले वर्ष की पहली तिमाही में पृथ्वी के अवलोकन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रक्षेपण करेंगे, जिसका नाम NASA ISRO सिंथेटिक अपर्चर रडार है। ये बात केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान उस समय कही, जब नासा के नेतृत्व में उसके प्रशासक बिल नेल्सन ने मंगलवार को नई दिल्ली में उनसे भेंट की। NISAR को भारत के GSLV पर रखकर प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार क्षेत्रीय से लेकर वैश्विक स्तर पर भूमि इकोसिस्टम, ठोस पृथ्वी की विकृति, पर्वतीय और ध्रुवीय हिममंडल, समुद्री बर्फ एवं तटीय महासागरों का अध्ययन करने के लिए NISAR का डेटा अत्यधिक उपयुक्त सिद्ध होगा। इसी खबर के साथ इस विशेष बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए अनुमति, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।